निधाय हृदिरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और हम 250 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 251 नंबर के श्लोक की चर्चा करेंगे और इसके बाद केवल 19 श्लोक ही इसके शेष रहेंगे। अभी इसके एक एक श्लोक में जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं। छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है और पूर्व में भी कई बार अपन ने इसे पढ़ा है। पढ़ना बहुत आसान होता है। देखिए पढ़ते हैं इसको। यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञान चेष्टितम् उत्तरोत्तर विज्ञानाद् योगिनः प्रतिभासते। पूर्व काल में किया आचरण उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि से योगी जन को प्रतिभा से। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? ऊपर हेडिंग लगाया है ज्ञानियों की वैचारिक दशा, कि ज्ञानियों का विचार कैसा होता है, अज्ञानी का विचार कैसा होता है, इससे ये भी बात पता चल जाती है। ज्ञानी होने पर कैसा विचार आता है वो भी पता चल जाती है। देखो क्या कह रहे, यद्यदाचरितम पूर्वम। ये यद्यदाचरितम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यत यत आचरितम पूर्वम। यद्यदाचरितम है ना, यत यत आचरितम। यत मतलब जो, यत यत मतलब जो जो, आचरितम मतलब आचरण किया गया, पूर्वम पहले, कि पहले जो जो आचरण किया गया, तत्तद अज्ञान चेष्टितम। संधि विच्छेद समझ में आया? तत् तत् अज्ञान चेष्टितम। तत् मतलब वह, तत् मतलब वह अज्ञान चेष्टितम, अज्ञान की चेष्टा थी। क्या? यत यत आचरितम पूर्वम, जो पहले आचरण किया था वो कैसा था? तो कह रहे तत्तद अज्ञान चेष्टितम, वह हमारा आचरण अज्ञान की चेष्टा था। ये बात कब पता चलती है? तो कहते उत्तरोत्तर विज्ञानाद् योगिनः। उत्तरोत्तर विज्ञानात्, उत्तरोत्तर मतलब आगे बढ़ते बढ़ते, उत्तर उत्तर आगे आगे, विज्ञानात् विज्ञान होने से, विशेष ज्ञान होने पर, आगे आगे जैसे जैसे हमको विशेष ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे योगिनः, योगी लोगों को, योगी जीव है जो मुक्ति मार्ग का यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अपने उपयोग को अपने आत्मा से जोड़ रहे हैं और जिनका ज्ञान, जिनकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, राग घटता जा रहा है, तो उन्हें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पहले हमने जो किया था वो तो सब अज्ञानियों की चेष्टा थी। ऐसा आगे आगे पता चलता है। प्रतिभासते, प्रतिभासते मतलब प्रतिभासित होता है, ऐसा लगता है उनको, ऐसा ज्ञान में आता है कि हमने जो पहले किया वो तो सब बचपने की बातें थी, वो तो ऐसा लगता है। देखो फिर से अर्थ देखो, सरल है अर्थ। यत यत आचरितम पूर्वम, जो जो पहले आचरण किया गया, तत् तत् अज्ञान चेष्टितम, वह अज्ञान चेष्टा थी। उत्तरोत्तर विज्ञानात्, आगे आगे ज्ञान होने पर, योगिनः योगियों को
प्रतिभासते, प्रतिभासित होता है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, और वो बड़ा हो जाता है, तो उसे बचपन की बातें अगर बताई जाए कि तुम ऐसा करते थे, तुम ऐसा करते थे, तुम ऐसा करते थे, तो वो हंसता है। अच्छा, मैं ऐसे करता था? अच्छा, अरे मेरे में उस समय समझ नहीं थी ना, मैं बच्चा था इसलिए करता था। आज अपन भी अपने बचपन की बातें याद करें कि हम बचपन में क्या करते थे, कैसे करते थे, तो कई सारी बातों पर हमको खुद ही ऐसा लगेगा, अरे उस समय हमको इतना ज्ञान नहीं था जो हम ऐसा करते थे। बचपन में छोटी छोटी बात के लिए रोना, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ना, छोटी छोटी बात पर मचलना, छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करना, जिन चीजों में कोई सार नहीं है, जिन चीजों में कोई दम नहीं है। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमको लग रहा है ना कि वो सब बेकार बातें थी, हमारी कोई मतलब की बात नहीं थी। बचपन में पैर लगा करके गीली मिट्टी में, उसमें बालू रेत में थपथपा करके घर बना लेते थे। घर बनाते थे और फिर कोई उसको तोड़ देता था, फिर रोते थे, फिर रोते रोते दूसरा घर बनाते थे। और फिर वो बन के चुकता था, जब तक शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता, तो घर जाना पड़ता उसको छोड़ करके, बने हुए घर को। कैसा बुरा लगता था। और अब वही बातें सोचते हैं तो कैसा लगता है, वो अज्ञान चेष्टा थी, क्या है, बेकार काम था वो। बचपन में ऐसा सबके जीवन में, अब मान लो किसी का अमीर घराने में लालन पालन हुआ होगा तो उसको उस जात की कुछ बातें रही होंगी, जिनको गरीब घराने में लालन पालन हुआ होगा तो उनको उस जात की बातें रही होंगी। लेकिन बचपन की बातें और बड़े होने के बाद की बातों में आपको लगता नहीं कि उस समय हमने बहुत अज्ञान चेष्टा की? यदि बचपन में हम मतलब किसी को, जो हमारे मतलब किसी को शब्द अपने से शुद्ध नहीं बोलते ना, तो कुछ और शब्द बोलते हैं, माँ को कुछ और बोल देते हैं, अलग नाम से बोलते हैं। अब वो क्या बोले, तुम ऐसे बोलते थे उस समय? अच्छा, मैं ऐसे बोलता था। ये मेरी अज्ञान चेष्टा थी। क्या थी वो मेरी? कि नहीं, पहले तुम ऐसे करते थे, वो जो मम्मी सिलाई करती थी तो वो धागा खत्म होता था तो वो उसका कागज का वो गोल होता है, क्या बोलते हो आप, उसको ले लेते थे, उसको फेंकने नहीं देते थे, हम खेलेंगे इससे, ऐसा रख लेते थे उसको। वो माचिस की डिब्बी में जब माचिस सीख खत्म हो जाती तो वो डिब्बी को फेंकने नहीं देते, बोले हम खेलेंगे उसको, ऐसा लेके रख लेते थे अपने पास में। और हम कहते थे फेंक दो, ये कचरा क्यों घर में इकट्ठा करके रखा है, तो फेंकने नहीं देते थे, उस कचरे को रख के रखते थे। तो अच्छा, वो तो हमारे बचपन में हमने क्या क्या ज्ञान चेष्टा की, क्या है, वो रहे नहीं है? तो लेकिन अब देखना भाई साहब, अब यही चीज जब अपन, अब आज जो जिस मोबाइल के लिए दीवाने हो रहे हैं ना, उसमें गेम खेल रहे हैं, अब हम बड़े, वो बच्चे, आज के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और उस समय ये मोबाइल से कई गुना अच्छी चीज कुछ और आ चुकी होगी ना, अभी मिट्टी के घर की बजाय ये आ गया ना मोबाइल का खिलौना, अब ये मोबाइल के खिलौने से अच्छा कुछ आ चुका होगा उस समय ना, तब उसको कहेंगे कि तुम पूरे दिन ऐसे मोबाइल में आके गड़ाए रखते थे, उसमें ऐसे खेलते रहते थे, तुम ऐसे, मेरी अज्ञान चेष्टा थी, क्या तो उसमें दिमाग लगाता था फालतू। लगता कि नहीं लगता? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पुरानी बातें, अज्ञान चेष्टा। चलो हम आपको बात बताते हैं, आज से 30-40 साल पहले मोबाइल कितने साल पहले आया? नहीं, आपके हाथ में आपने कब खरीदा था? जैसे मैंने तो 2005 में खरीदा था पहली बार, मैंने तो 2005 में खरीदा था, आप लोगों ने उससे पहले खरीद लिया होगा 2000 के आसपास, ठीक है, 21 साल पहले। सबसे पहले कौन सा खरीदा था? मैंने तो वो नोकिया 1100 खरीदा था, जिसमें वो पीली लाइट होती थी, है ना, पीली लाइट इतना सा होता था, और उसमें भी डोरी डाल के गले में डालेंगे, गिर नहीं जाए। उसका कवर लगाएंगे उस पे। अब क्या हुआ उसका? फिर उसी में वो क्या नाम से वो लोग गेम खेलते थे,
फिर वो कलर वाला आ गया, फिर कलर वाले में भी वो छोटा होता था, उसमें छोटे छोटे फोटो खींचते, छोटे छोटे उनको संकलित करते, ये काम का है, रखना, इसको मिटाना। अब और बड़े आ गए, अब आपको कहे पहले तुम ये पीली लाइट वाले को तुम ऐसे रखते थे संभाल संभाल के, तो कैसा लगता है? अरे हमारी अज्ञान चेष्टा थी वो, तो हमने काहे को उसमें इतना समय बर्बाद किया कि नहीं, उस समय तुम उसमें ऐसा गेम खेलते थे, घंटों खराब करते थे तुम उसमें, तो अब कैसा लगता है? अरे हम मूर्ख थे उस समय, हमने यूं ही टाइम खराब किया उसमें बेकार। बोलो क्या क्या आनंद आया आपको? ऐसे ही अभी हम जिसमें समय खराब कर रहे हैं ना, तो बाद में हमें लगेगा कि ये हमने बेकार बचपना किया, हमने ऐसा क्यों किया हमने। लेकिन देखो समझदार वो होते हैं जिन्हें समय से पहले समझ में आ जाती है, बाकी बाद में समय आने पर तो सबको ही समझ में आती है, उसमें कौन सी बात है। मतलब जगत में नहीं कहते ठोकर, दूसरे की ठोकर से अगर कोई समझ जाए तब तो समझदार है, बाकी खुद ठोकर खा के तो सभी समझते हैं, उसमें क्या है। जब अपने ठोकर लग जाती है तो फिर तो सभी संभल के चलते ही हैं, लेकिन अपने आगे वाले को ठोकर लग गई है ये देख करके वो खुद ही संभल जाए कि हाँ हाँ, तब तो समझदार है। तो ऐसे ही हमें पूर्व में की गई बातें अभी बचपना प्रभाषित होती हैं, तो हमें समझना चाहिए कि अभी भी हम जो चेष्टाएं कर रहे हैं वो आगे बढ़ने पर वे भी, क्योंकि जो असली बात है, असली माल है, वहां हमारा उपयोग नहीं लग रहा है, और हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है हमारा उपयोग? धन पद यश इनमें लग रहा है, तो वो सब बाद में कैसा लगेगा? अरे मैंने किस में टाइम खराब किया, मेरा सारा समय किस में बर्बाद किया मैंने, बताओ ऐसा। तो ऐसे मुनिराजों को जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन्हें पहले की बातें कैसी लगती है? अज्ञान चेष्टा। अब पहले की बातें मतलब क्या? पहले की बातें मतलब क्या? तो पहले की बातें जो पूर्व श्लोक में बात चल रही थी कि पर निंदा स्व प्रशंसा, इससे पहले वाला और उससे पिछले वाला, जिसमें इससे पिछले से पिछले जो 249 नंबर का श्लोक था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े तपस्वी दुर्धर तप करने वाले जिन दोषों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे भी पर निंदा के द्वारा उन दोषों को पुष्ट करते। तो ये परनिंदा है ना, परनिंदा, दूसरे की बुराई करने की आदत अब पहले करते थे, तो जैसे जैसे ज्ञान होता है, विशुद्धि बढ़ती है, आगे बढ़ते तो लगता है हमने क्या अज्ञानता की, क्यों हमने किसी की निंदा की। पर निंदा की बात अथवा स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा की बातें, जैसे जैसे जीव आगे विशुद्धि बढ़ती जाती है तो उसको लगता है कि मैंने मूर्खता की उस समय, ऐसा क्यों किया, मैंने नहीं करना था, मेरे को टाइम बर्बाद किया, क्यों मैंने पर निंदा में दिमाग लगाया, क्यों स्व प्रशंसा में दिमाग लगाया। अब इससे अपने को अपनी पहचान भी कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर अपने को पर निंदा और स्व प्रशंसा अच्छी लग रही है, सुहा रही है, तो समझ लीजिए अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? आगे बढ़ने पर ये नहीं सुहाती है। और यदि हमें परनिंदा स्व प्रशंसा सुहाना बंद हो रही है, कम हो रही है, तो समझना हम आगे बढ़ रहे हैं। महावीर जी भाई साहब, ज्ञानियों को नहीं सुहाती है, सुहाती है वो ज्ञानी नहीं होते हैं। अगर हमें सुहा रही है इसका मतलब हम अज्ञानी हैं, और हमें सुहाना बंद हो गई या कम हो गई तो समझना कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो जो पूर्व में आचरण किए थे वे आगे चलकर कैसे लगते हैं? बाल चेष्टा। हमने बचपना किया उस समय। अब ये मुनिराज की बात चल रही है, तो मुनिराज के जीवन में पूर्व की बातें क्या? हमने तो जो उदाहरण से समझने के लिए अपने बचपन की बातें ले ली, मिट्टी के घर वाली बातें ले ली, लेकिन मुनिराज की क्या? तो मुनिराज को तो संज्वलन कसाय है, और कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि मुनि बनने से पहले की बात नहीं, मुनि बनने के बाद भी संज्वलन कसाय, तीन कसाय का तो पहले ही अभाव हो चुका था, तो केवल संज्वलन का राग था,
उस संज्वलन के राग में भी जो क्रियाएं हुई हैं, जैसे जैसे उनकी विशुद्धि बढ़ती है, उन्हें वे क्रियाएं भी पूर्व की बचपना भाषित होती है। उनको लगता है कि हम तो, वो भी हमारे क्या है, हमको तो आगे बढ़ना है ना। तो जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पहले की बातें उसको कैसी लगती है। जैसे मान लीजिए अभी वो ऐसा सुनते हैं हम, सुनते क्या मतलब अपने ही लिए लगा लेते, किसी की बात क्या करनी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी अमीर हो गया, उसको दिन भर में दुकान पे 1 लाख रुपए की बिक्री होती है, 10,000 रुपए कमा लेता है वो एक दिन में। अब पहले वो जो है पूरे दिन बैठता था, तब 100 रुपए ही कमा पाता था, 1,000 की बिक्री होती थी। अब वो याद करता, अरे सुबह में पहले 6 बजे से दुकान खोलता था, रात को 10 बजे तक बैठता था, कितनी मेहनत करता था, और तब जाकर के मैं 1,000 रुपए कमा पाता था। और अभी तो मैं 2 घंटे दुकान खोलता हूँ, और दुकान भी नहीं खोलता मैं, तो फोन से ही काम हो जाते हैं। और फिर मेरे को तो उस समय में मतलब किस प्रकार से मेरा समय, मैं अब वो समय अपन बचा करके जहां भी अपने को अब बचने लगा समय, लेकिन बचने के बाद भी इसमें नहीं लगा रहे है कि पहले पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इतना टाइम देना पड़ता था, अब उतना टाइम नहीं देना पड़ता, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो जो समय बचा है उसको तो कम से कम लेकिन वो अपन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। फिर बाद में चल के अपने को क्या लगेगा कि हमने वो क्या किया, बाल चेष्टा। देखो अब इसका हिंदी वाला पढ़ते, अब आपको भाव भाषण होगा उसका। शुरू में जब पढ़ते तो भाव भाषण नहीं होता, अर्थ थोड़ा समझा, अब भाव भाषण होगा। पूर्व काल में किया आचरण था अज्ञान चेष्टा से, उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि से, योगी जन को प्रतिभा से। पूर्व काल में जो जो आचरण किया था, वो आचरण उत्तर काल में ज्ञान वृद्धि होने पर योगी जन को अज्ञान चेष्टा भाषित होता है। कैसा लगता है? अज्ञान चेष्टा लगता है। पहले कैसे कपड़े पहनते थे, कुछ आप बहुत ढीले ढीले पहनते थे, ऐसे मोहरी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और हम उसको पहन करके इतराते थे कि हमने फैंसी कपड़ा पहना है। और अभी वो सब खत्म हो गया, एकदम सकड़ी सकड़ी मोहरी वाला चल गया। अब उसको पहन करके अब तुम पहले ऐसा पहनते थे, और फिर तुम उसका फोटो खिंचाते थे, और उसमें अपने आप को बड़ा वो समझते थे क्या। कैसा बोला, हंसो आप उसको देख करके। कैसी आएगी आपको हंसी, आएगी नहीं आएगी? कि पहले हम किसमें हम इतराते थे, अपने को फैशन में समझते थे। अब वही बातें कैसी हो गई, समय के साथ में बदल गई ना सब चीजें। फिर अभी जिस पे इतरा रहे हो, बाद में क्या होगा, फिर उस पर हंसोगे। तो ये जगत की बातें तो ऐसी हैं, और ये आत्मा है, इसका जो स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं है। जगत की चीजें बदलती हैं, लेकिन ये तो आनंदमय पूर्व में था, अभी है, आगे रहने वाला है। तो ऐसे चैतन्य ध्रुव में दृष्टि करते हैं, तो फिर उसको बाद में पछताना नहीं पड़ता। उसको पूर्व आचरण का मतलब यहाँ प्रसंग जो चल रहा है, उस प्रसंग के अनुसार तो केवल इतनी बात है, पर निंदा और अपनी प्रशंसा। अपन ने समझने के लिए भले ही दूसरे भी उदाहरण ले लिए, दूसरी भी चर्चा कर ली, लेकिन मूल जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग के अनुरूप ये कि पर निंदा और स्व प्रशंसा पहले किया करते थे। ज्ञान होने पर क्या लगा, वो मेरी अज्ञानता थी। अच्छा, पर निंदा और स्व प्रशंसा करने में ऐसी बड़ी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से इतना सब लिखना पड़ रहा है? आचार्य गुणभद्र देव को 2-3 श्लोक चल गए, अभी तक वो बात पूरी नहीं हो रही है। तो आखिरकार इतना जोर क्यों है? पर निंदा में ऐसा दोष क्या है, बड़ा दोष क्या है, समझना। पर निंदा में सबसे बड़ा दोष मैं आपको बता देता हूं क्या है। कि आप दूसरे की बुराई कर रहे कि नहीं, वो तो अलग बात है। असली दोष बताता हूं। असली दोष ये है
कि हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करना चाहते। समझ में आई? फिर से बोलता हूं, दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, इसके पीछे जो बीमारी है ना असली, वो ये है कि अपने दोषों को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। और जिसने अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया वो अपने दोषों का कभी अभाव नहीं कर सकेगा। पर प्रशंसा और स्वनिंदा वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने दोषों को पहचानेगा, उनको स्वीकार करेगा और उनको दूर करने की भावना रखेगा। वो जरूर दूसरे की प्रशंसा और अपनी निंदा कर सकता है, लेकिन जिसको अपने दोषों को छिपाना है, क्या, जिसे अपने दोषों को छिपाना है, अपने दोषों को दोष नहीं मानना है, अपने दोषों को दूर करना नहीं है, वो दूसरे की निंदा करेगा, अपनी प्रशंसा करेगा। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता। देखो अभी हम बताते हैं, आपको थोड़ा सा उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए मैं होटल में जाकर के रात को, वो क्या होते हैं आजकल, कैंडल डिनर, क्या क्या सब होता है जो भी है ठीक है, अब जो भी है, अब वो मैं करता हूं, मान लीजिए ऐसा सब करता हूं मैं। अब किसी ने कहा कि देखो भाई ये तो अच्छा नहीं है ना भाई, रात में तुम जाकर होटल में और इस प्रकार से करते हो, ये सही नहीं है। लेकिन मुझे तो अपना दोष स्वीकार नहीं करना है, मुझे तो अपना दोष स्वीकार नहीं करना है, अपना दोष दूर नहीं करना है, तो मैं उसकी निंदा करता हूं। क्या कंजूस है, दिल हो, पास में पैसा हो, वहां खर्च करे तब ना। अब हम तो उदार हैं साहब, हम पैसे वैसे पे ध्यान नहीं देते हैं। घर में क्या है, 20 रुपए में भोजन हो जाता है, वहां 2000 रुपए में भोजन करे तो पैसे हो तो करेगा ना, दिल होगा तो करेगा, उदारता होगी तो ऐसी, मतलब हम उसकी अच्छाई को कंजूसी कह करके बुराई करेंगे, और अपनी जो बुराई है उसको हम उदारता कहकर, दरिया दिली कहकर प्रशंसा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन यदि मुझे मेरा दोष दूर करना होगा, अगर मुझे मेरा दोष दूर करना होगा, तो फिर मैं मेरी निंदा करूंगा। हाँ भाई मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तुम अच्छे हो, तुमने अपने पास पैसे होते हुए भी ऐसा नहीं किया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम समझदार हो। मेरे मुंह से उसकी प्रशंसा कब निकलेगी? जब मुझे मेरा दोष भाषित होगा तो। अगर मुझे मेरा दोष ही भाषित नहीं होगा तो मेरे मुंह से उसकी प्रशंसा कैसे निकलेगी? मुझे तो मैं अच्छा लगूंगा, मेरे दुर्गुण भी मेरे को अच्छे लगेंगे और दूसरे वाले के सद्गुण भी मेरे को दुर्गुण लगेंगे। ये परनिंदा और स्व प्रशंसा में बड़ी बाधा, ये है दिक्कत, बड़ी दिक्कत। अब दूसरे की बुराई कर दी, अपनी प्रशंसा कर दी, केवल इतनी सी बात नहीं है, इसके पीछे बात यह है कि अपने दोषों को छिपाने की भावना और दूसरों के गुणों को स्वीकार नहीं करने की भावना। और जिसने दूसरों के गुणों को स्वीकार नहीं किया, अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया, वो कभी भी जीवन में अपने दोषों का अभाव और गुणों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इससे हमारा अहित होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? थोड़ी सी मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया बात? दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कभी भी दोष मुक्त नहीं होंगे, गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। हमें गुणों की प्राप्ति करनी है, हमारे दोषों का अभाव करना है, तो ये जरूरी है कि हमें गुण गुण लगे और दोष दोष लगे। अभी चारों ओर कैसा कलयुग का वातावरण है कि जहां गुणवान व्यक्ति, जिसके अंदर गुण है, वो दोष के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, और जो दोष युक्त व्यक्ति हैं उन दोषों को वे गुणों के रूप में प्रकट करते हैं। सप्त व्यसनों को करके अपने आप को बड़ा व्यक्ति मान रहे, तो साहब हम तो समय के साथ चल रहे हैं, हम तो खर्चा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो सादा जीवन उच्च विचार के साथ जी रहा है, उसको आप क्या समझ रहे हो?
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब अपने जीवन में दुर्गुण आएंगे कि सद्गुण आएंगे? बोलो। अगर हमें दुर्गुण अच्छे लग रहे हैं तो दुर्गुण ही आएंगे। पहले सद्गुण अच्छे तो लगने चाहिए, अगर सद्गुण, तभी तो सद्गुण प्रवेश करेंगे अपने जीवन में। एक भाई कह रहे, बोले वो बच्चा दिन में खाता है, अब दिन में खाता है इसलिए बोले वो लड़की वाले कोई तैयार नहीं, वो बोलते साहब दिन में खाता है आपका बच्चा। तो अरे वो दिन में खाता है तो ये दुर्गुण हो गया। दिन में खाना दुर्गुण हो गया भाई तेरी नजर में, हमारी नजर में तो वो सद्गुण है, लेकिन जगत की नजर में वो दुर्गुण हो गया। बताओ। बोले साहब वो तो रात को खाते ही नहीं है। तो अरे रात को नहीं खाते हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ना, आपको तो उसकी अनुमोदना करनी चाहिए ना, आपको तो हंस करके खुश होकर के उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ना। लेकिन देखो हम कहाँ जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं या शिखर पे चढ़ रहे हैं, ये अपने को विचार करने की जरूरत है। देखो हमें अपने परिणामों का फल मिलेगा, दूसरे को दूसरे के परिणामों का फल मिलेगा। तो हमें किसका विचार करना है? अपने परिणामों का विचार करना। दूसरा क्या कर रहा है, उसकी जैसी होनहार होगी, समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा, लेकिन हमें तो अपना विचार करना है कि अपने परिणाम किधर जा रहे हैं। तो पर निंदा और स्वप्रशंसा, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने दोषों को दोष स्वीकार नहीं किया, गुणों को गुण स्वीकार नहीं किया। और जिसने दोषों को दोष स्वीकार नहीं किया उसके दोषों का अभाव कभी, जिसने गुणों को गुण स्वीकार नहीं किया उसे गुणों की प्राप्ति कभी होगी नहीं। और जिसने स्वनिंदा की, मतलब निंदा क्यों करेगा? अपनी कोई कमी नजर आएगी तभी तो, ये मेरे अंदर दुर्गुण है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। और दूसरे की प्रशंसा कब करेगा? जब उसके अंदर कोई गुण नजर आएगा उसी की तो प्रशंसा करेगा। तो जो पर प्रशंसा और स्वनिंदा करने वाले को ये कला हासिल हो गई कि उसे गुण नजर आने लगे हैं, उसको गुणों को पहचानना आने लगा है। और जिसको गुणों को पहचानने आने लगा है वो गुणों को प्राप्त कर लेगा। जिसको अपने दोष पहचान में आने लगे हैं, स्वनिंदा करने लगा मतलब अपने दोष पहचानने लगा, तो जो अपने दोषों को पहचानने लगा उसके दोष क्या होंगे? दूर हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। निंदा गर्हा, कल आपको चले साधर्मी के घर पे एक लेख भेजा था भाई साहब का, कल ही लिखा था भाई साहब ने वो लेख। स्यात पद, स्यात जिनवाणी में स्यात पद मुद्रित है, ये स्यादवादमय जिनवाणी है, ये खासियत है जैन जिनवाणी की, जैन शास्त्रों की। यहाँ हर बात स्यात, स्यात मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से है, निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, सब बातें क्या है? सापेक्ष है। अब मैं आपसे पूछूं, बोलो निंदा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ। कि कथनचित अच्छी बात है, कथनचित बुरी बात है। अरे साहब निंदा करना अच्छी भी है कि हाँ, अपनी निंदा करो तो अच्छी है। अपनी निंदा करो तो अच्छी है, उससे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। और दूसरे की निंदा करो तो बुरी है, उससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। अपनी निंदा करने से अपने दोष दूर होते हैं और दूसरों की निंदा करने से दूसरों के गुणों से हम दूर हो जाते हैं, उन गुणों को प्राप्त करने से दूर हो जाते हैं। अपनी निंदा करके हम कोई दुश्मन तैयार नहीं करते, अपनी बुराई करे तो कोई दुश्मन बनेगा अपना, और पर निंदा करके हम दुश्मन तैयार करते हैं। अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा उसको। तो अब निंदा अच्छी की बुरी, निरपेक्ष तो कुछ नहीं कह सकते आप अच्छी की बुरी, लेकिन सापेक्ष, स्यात निंदा अच्छी है, निंदा स्यात बुरी है, किसी अपेक्षा अच्छी है, किसी अपेक्षा बुरी है। अपनी करो तो अच्छी है, पराई करो तो बुरी है। तो फिर प्रशंसा करना अच्छी है कि बुरी है?
कि दूसरों की प्रशंसा कर सको तो अच्छा है और अपनी प्रशंसा करो तो वो बुरा है। तो सर्वथा ऐसा ही है। फिर फाइनल फाइनल अभी फाइनल का हर जगह से हाथ लगाना पड़ेगा आपको के साथ। फिर दूसरों की निंदा करना तो फिर बुरा ही है ना, फिर कंप्लीट बिल्कुल। तो बोले नहीं, दूसरों की निंदा करना भी कथनचित अच्छा है, कथनचित बुरा है। स्यात लगाओ दोनों जगह आप। अच्छा, दूसरों की में भी अच्छा हो जाता है कि हाँ हाँ अच्छा हो जाता है। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उसके अंदर कोई कमी है, आप उसको बताओ, उसको दूर करो, तब तो अच्छा है। और आप दूसरों के बारे में बात करते फिरते हो वो बुरा है। अपने घर के सदस्य में कोई कमी दिख रही है आपको, अपने मित्र में कोई कमी दिख रही है, आप उसको दूर करो, उसकी निंदा करके उसको बताओ। अपने शिष्य के अंदर कोई कमी दिख रही है जो आपकी बात मानता है, तो उसको तो बताओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो कह रहा है साहब मेरे को मेरी कमी बताओ, तो आप उसकी केवल प्रशंसा कर करके खुश कर रहे हो और उसकी कमी को छुपा रहे हो, तो आप उसको बता दो। तो हर जगह पर उसकी अपेक्षा समझनी है। कहीं कहीं मान लीजिए आपके बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो रहा है, हीन भावना आती जा रही है, अच्छा मेरे अंदर कमी है, रोज बताते रहते पापा ये कमी है, ये कमी, ये कमी, तो अब थोड़ी प्रशंसा करो उसकी और उसको उसकी अच्छाइयां बताओ। जो बुराइयां उनकी प्रशंसा मत करो, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी ना, तो जो अच्छाइयां उनकी प्रशंसा करो कि देख तेरे अंदर ये गुण है, तेरे अंदर ये गुण है, तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर वो सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाए ना, जब वो अपने आप को, तो फिर उसकी कमियां गिनाओ को, ये कमी है भैया, अभी अभिमान मत करना, ये कमी है, अभी अभी ये कमी है, अभिमान मत करना। अभिमान होने लगे तो उसकी कमियां बताओ, और हीन भावना से ग्रस्त हो जाए, अवसाद ग्रस्त हो जाए, आजकल तो बड़ी समस्या है ना, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो उसके गुण बता करके उसका हौसला बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ, अरे घबरा मत, बहुत गुण भी है तेरे अंदर। तो यहां तो बात जो चल रही है वो क्या चल रही है कि पूर्व में अज्ञान दशा में जो जो बातें हमने की, बाद में ज्ञान होने पर वही बातें हमको कैसी लगती है। चलो, पहले आप और हम समझते नहीं थे और पटाखे चलाते थे, अब हम समझने लगे कि पटाखे चलाने में हिंसा होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, गंदगी होती है, पैसे बिगड़ते हैं, जनहानि, धन हानि, सब सब हानि हानि है। हानि 100%, लाभ 0%। और हमने बंद कर दिया, अब हम नहीं चलाते। अब कोई तुम पहले बचपन में पटाखे चलाते थे, पटाखे के लिए मचलते थे, पापा नहीं दिलाते थे तो कहते दिलाओ, रोते थे, और तुम थोड़े दिलाए तो कहते और दिलाओ, और चलाना है, और जलाना है, रात को 12-12 बजे तक चलाते रहते थे, कहते थे सो जाओ तो नहीं मानते थे। अब कैसा लगता है, कैसी मूर्खता करते थे हम उस समय, कैसी मूर्खता करते थे। हम इतना भी नहीं समझते थे कि पटाखा नहीं चलाना चाहिए, अब समझ में आई हमको। पहले समझते नहीं थे तो होली पे ऐसे काला मुंह, लाल मुंह, पीला मुंह, खुद का भी करते, दूसरे का भी करते थे, कपड़े गंदे करते। फिर अभी समझने लगे तो अब वो सब कम कर दिया, बंद कर दिया। अब कैसा लगता है, हम भी कैसे थे, समझते ही नहीं थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। समझ में आ रही बात आपको। पहले हम मान लो जमीकंद खाते थे, आलू खाते थे, अभी हमको पता चला उसमें तो बहुत सारे जीव होते हैं, हमें नहीं खा, अब छोड़ दिया। अब कैसा कि पहले तुम आलू खाते थे, अच्छा पहले मैं आलू खाता था, कितने जीवों की हिंसा की मैंने, अरे कितना अज्ञान का काम किया, बहुत गड़बड़ की है। अभी हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया कि पहले तुम रात में भोजन करते थे, अच्छा मैं पहले रात में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या लगता है उसको। अभी हम रोज स्वाध्याय में आने लगे, पहले हम इस समय पर टीवी देखा करते थे, उस सीरियल में राग द्वेष करते थे, अरे इसको ऐसे, इसने एक्टिंग सही नहीं की, इसको ये यहाँ पे है ना, ये निर्देशक ने सही नहीं बनाया, इसको है ना इसकी जगह ऐसे करना था, इसको ऐसे दिखाना था, ये गड़बड़ की इसमें। और
एक के साथ सिंपैथी होती थी, एक के साथ कुछ द्वेष आता था, और वो सब अब वो सब छूट गया। अब लगता है हम भी कैसे अज्ञानी थे जो पहले टीवी के आगे दिमाग खराब करते थे अपना, और अब हम जिनवाणी की शरण में आ गए। कैसा लगता है? पहले वाली बातें कैसी लगती है अभी कैसे लगती पहले वाली बातें? और ऐसा पहले हम कली से घर पोतते थे, हर साल पुताई करनी पड़ती थी और एक बारिश में धुल जाती थी। और अभी तो हम वो एशियन का ऐसा कलर करते 10 साल तक कुछ बिगड़ता ही नहीं है। अब क्या है? तो वो पहले वाली बातें कैसी लगती है अभी? तो ऐसे अज्ञान दशा में हमने परनिंदा की, स्वप्रशंसा की। ज्ञान होने पर लगता है कि मैंने परनिंदा करके, अपनी प्रशंसा करके बचपना किया था, मुझे परनिंदा और स्वप्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी। ये बात समझ करके हमें परनिंदा और स्वप्रशंसा से बचना चाहिए। देखो इसका अर्थ थोड़ी पढ़ा मैंने अभी आपको, अर्थ पढ़ते। पूर्व में जो जो आचरण किया, अर्थात दूसरों के दोष कहे और अपने गुण प्रकट किए, वह सब उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशा होने पर योगीश्वरों को अज्ञान चेष्टा भाषित होती है। और भावार्थ भी पढ़ देता हूं, क्योंकि आज 40 मिनट की मीटिंग है ये, तो पूरा ऑनलाइन वालों को तो 40 मिनट ही मिलेगा, है ना। अपन तो पूरे 45 मिनट करेंगे चर्चा। भावार्थ: दूसरों के दोष कहना और अपने गुण प्रकट करना अज्ञानियों को बुरा नहीं लगता, परंतु ज्ञानी योगियों को बुरा लगता है। क्या? दूसरों के दोष कहना और अपने गुण प्रकट करना अज्ञानी को बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है। और परंतु ज्ञानी योगियों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं वो घटना तो आपने सुनी होगी ना, कि एक सेठ जी थे और बहुत दान देते थे, हर जगह दान देते थे, लेकिन जब मंच पे उनकी प्रशंसा होती थी तो वो सिर झुका करके, गर्दन झुका के बैठ जाते थे। तो एक दिन के साथ जब आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप किसी को निराश नहीं लौटाते हो, जो भी आता है उसको फटाफट दे देते हो, हर जगह दान देते हो, खुले मन से खुले हाथ से देते हो, तो आप गर्दन नीचे क्यों कर लेते हो? आपकी कोई बुराई थोड़ी कर रहा है, आपने कोई बुरा काम थोड़ी किया। जो अब आपकी प्रशंसा हो रही है, आप अच्छा काम किया है, तो आप अच्छे से बैठो आराम से, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे गर्दन झुका लेते हो जैसे कोई आपने कोई बुरा काम किया हो, ऐसे गर्दन नीची कर लेते। तो उनका भाई देखो ऐसा है कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मेरो करें याते नीचे नैन। कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला कोई और है, और लोग भरम मेरो करें, लोग ये समझते हैं मैंने दिया है, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हो जाते हैं। अज्ञानी तो क्या समझता है? हाँ मैंने दिया, तो उसको लगता है मेरी प्रशंसा ठीक है, वाजिब है। लेकिन ज्ञानियों को क्या लगता है? अरे इसके पुण्य का उदय नहीं होता तो कैसे देता? सामने वाले का पुण्य का उदय है ना, बोलो, जिसके पाप का उदय, और हम दे के बता दें, बोलो पाप का उदय हो उसका और हम दे दें, दिखा उसको, दे सकते हैं? नहीं दे